हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप तोमर आप बच्चों के साथ हिंदी माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। हिंदी विषय के साथ हम पढ़ रहे थे बेटा, अब तक हमने पढ़ा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हमने बच्चों जितने 6 के 6 भाग थे, सारे 6 के 6 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जब हमने वो 6 के 6 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम उन 6 के 6 भागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा का अर्थात मतलब कि हम जितना भी हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसमें वो सब चीजें हम आज फिर से एक बार पुनः दोहराएंगे। और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अभ्यास से संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे, दोहराएंगे एक बार। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये किसने लिखा है बच्चों? ये लिखा है तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो तुलसीदास किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के कवि है बेटा? तुलसीदास किस भाषा के कवि है? तुलसीदास है अवधी भाषा और ब्रज भाषा। तुलसीदास जी की 2 भाषाएं हैं, एक तो क्या बेटा अवधी भाषा और दूसरी ब्रज भाषा। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में क्यों, कैसे है ये प्रधान कवि? क्योंकि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है बेटा? बताओ। वो लिखा गया है अवधी भाषा में। सब मान बताइए, एक प्रश्न और आता है यहीं पे कि जो आपकी इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये लिया गया है रामचरितमानस पुस्तक से। एक बेहद सुप्रसिद्ध काव्य है किसका? तुलसीदास जी का, जिसमें ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश है और उस पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है? अगर ये प्रश्न करूं मैं आपसे कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये रामचरितमानस पुस्तक से तो लिया गया है, लेकिन कहां से लिया गया है, किस खंड से लिया गया है, किस सर्ग से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है बेटा, बताओ। ये लिया गया है बेटा बालकांड से। कहां से? बालकांड से। आशा करता हूं ये प्रश्न आपसे अपने आप से वैसे ही आपने उत्तर दे दिया होगा। बहुत अच्छे, पढ़ते रहिए ऐसे ही। चलिए बेटा अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है? भूमिका आपको पता है कि किस क्षण ये हुआ था, क्या बातें हैं, ठीक है? क्योंकि सीता का स्वयंवर हो रहा था, राजा जनक ने क्या किया था बेटा? अपनी प्रतियोगिता रख दी थी। ये उस समय का है। अब चलिए आगे करते हैं। अभ्यास। अभ्यास प्रश्न में क्या है बेटा? पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध में आ जाने पर, परशुराम के क्रोध में आ जाने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए? परशुराम के क्रोध में आ जाने पर धनुष टूटने के लिए लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिए? तो इसका आंसर क्या होगा? परशुराम के क्रोध में आ जाने पर धनुष टूटने के लिए लक्ष्मण जी ने निम्न तर्क दिए। वो कौन कौन से दिए? लक्ष्मण जी ने कहा था कि हमने तो बचपन में ऐसी लकड़ी की धनुआ बहुत सारी तोड़ी है। उन्होंने कहा था कि ये तो एक साधारण सा धनुष था, एक धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। और फिर कहा था ये इसको तो मात्र श्री राम ने भ्रम से देखा ही था, ये उनके छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, इत्यादि। इस प्रकार के उन्होंने क्या किए थे बेटा? तर्क दिए थे धनुष टूट जाने पर। दूसरा प्रश्न है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव की तुलना कीजिए। राम और लक्ष्मण के स्वभाव की तुलना कीजिए कि राम का स्वभाव कैसा है और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है, हमें तुलना बतानी है। तो बेटा राम कैसे हैं? राम एकदम पोलाइटली इंसान है, ठीक है? जो राम है वो विनयशील है, जो राम है वो शांत स्वभाव के हैं, बल्कि जो लक्ष्मण हैं वो उग्र स्वभाव के हैं, अर्थात क्रोधी, जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। कौन? लक्ष्मण। जो राम है वो स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। जो राम है बेटा वो किसको क्या कहते हैं? परशुराम को कहते हैं ना कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही एक दास होगा। तो राम स्वयं को परशुराम का क्या बता रहे हैं?
दास बता रहे हैं। ठीक है, राम की एक और विशेषता है, वे कम बोलते हैं, फिर वे शांत स्वभाव के हैं, फिर उसके बाद में वे राम क्या है, वो लक्ष्मण को भी बार बार शांत करने का प्रयत्न करते रहते हैं, अर्थात उनकी ओर संकेत करते रहते हैं कि शांत रहो शांत रहो। ठीक है, और जो राम है वो ऋषि और मुनियों का सम्मान भी करते हैं। ये थी राम की विशेषता। अब देखते हैं जो व्यवहार है लक्ष्मण का व्यवहार किस प्रकार का है। तो बच्चों, लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं, अर्थात जल्दी क्रोधित हो जाने वाले हैं लक्ष्मण। फिर वे वीर और साहसी हैं। लक्ष्मण जाहिर सी बात है भाई, सूर्यवंशी है तो वीर और साहसी तो है ही। वे परशुराम के क्रोध से और फरसे से नहीं डरते हैं, क्योंकि परशुराम कह रहे हैं कि ये फरसा चल जाएगा और गर्भ में पलने वाले शिशु भी अकाल को प्राप्त हो जाते हैं, तुम मरने को तैयार हो जाओ, तुम्हारे सर पे काल सवार है। अर्थात उनके क्रोध से और उनके फरसे से परशुराम के क्रोध और फरसे से लक्ष्मण जी क्या है, वो डरते नहीं। फिर कहा है उनकी जो भाषा है वो व्यंगपूर्ण है। किसकी बेटा, लक्ष्मण की जो भाषा है व्यंगपूर्ण मतलब कि हंसी वाली, कि दूसरों को व्यंग करना, दूसरों को कहना, ऐसी बातें कहना जिससे वो मतलब व्यंग, उस पर हंसी मजाक हो जाए दूसरों का, वो व्यंग होता है। ठीक है, फिर है वे किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाते। अगर उन्हें कोई अनुचित बोल रहा है या कोई भी उनसे क्रोध में बोल रहा है तो लक्ष्मण जी उस चीज को सहन नहीं कर पाते। फिर है वे स्वभाव के तर्कशील है। देखिए कितना, वे स्वभाव के तर्कशील। तर्क क्या होता है, मतलब कि एकदम जवाबदेही, उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो व्यवहारिक है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो वे जवाब देने में सक्षम है। वे स्वभाव के तर्कशील है। समझ आया बेटा, सब बात। ये प्रश्न ही पूर्ण होता है आंसर। दूसरा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने क्या कहा था, लक्ष्मण ने कहा था कि परशुराम जब कह रहे थे नहीं, कि लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर योद्धा है वो अपना परिचय युद्ध भूमि में देते हैं, ना कि वो शत्रु को देखकर डींगे हाँका करते। जो कायर लोग होते हैं, जो कायर व्यक्ति होते हैं, वो अपने शत्रु को, अपने सामने योद्धा को देख करके अपनी डींगे हाँका करते हैं, अर्थात मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं। कहते हैं ना कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अर्थात उक्त पंक्तियों का अर्थ भी यही है कि लक्ष्मण कहते हैं जो शूरवीर योद्धा होता है वो कभी कुछ नहीं बोलते, अर्थात अपना परिचय अपनी वीरता से युद्ध मैदान में कराते हैं कि मैं एक शूरवीर योद्धा हूँ। लेकिन जो कायर हैं वो अपने प्रताप की, अपने यश की, अपने बल की, अपने क्रोध की डींगे हाँका करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि परशुराम क्या है, अपने घर में अब तक का शेर बने हुए हैं, अब तक उन्हें किसी भी शूरवीर योद्धा से कोई भी पाला नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सब बातें भी कही हैं। फिर अगला है, इसमें हम थोड़े से एक और देखेंगे, जैसे अलंकार। बेटा इस चैप्टर में आपके अलंकारों का बेहद ज्यादा समावेश है, बेहद ज्यादा अलंकार आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। वो कैसे कैसे हैं देखिए। सबसे पहला है, एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं तो उसको सुनिएगा। बालकू बोली बदो नाही तो ही। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? बालकू बोली बदो नाही तो ही। तो इस पंक्ति में बेटा अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार निहित है। वो कैसे? क्योंकि बालकू बोली बदो नाही तो ही, बालकू बोली बदो, जहां अनुप्रास अलंकार का होता है बेटा, जहां पे किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पे किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार, वर्ण अर्थात मतलब कि अक्षर की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कि पुनः दोहराव बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे किस अक्षर की बार बार दोहराव है? तो किस अक्षर की है बेटा? वर्ण की किसकी है? बै की। बालको, समझ आया ना? बालको बोली बधो, बैसे बालको, बैसे बोली, बैसे बधो। तो किस वर्ण की आवृत्ति है बार बार? तो आवृत्ति है बेटा बै की, बै की बार बार आवृत्ति है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। आगे बेटा, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा। तो यहाँ पे बेटा किस, कौन सा अलंकार है? कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा। तो कोटि
कै, कुलिस कै। तो बार बार कै की आवृत्ति हुई। एक तो इसमें कौन सा हुआ बेटा, अनुप्रास अलंकार। इसमें दो अलंकार नहीं थे। पहला क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। कैसे, कोटि कुलिस, कै की बार बार दो बार आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार। एक सम, सम मतलब कि समान, जहां पे तुलना की जाती है कि उसके समान, चंद्रमा के जैसा, ठीक है, शीतल समान, गंगा के जल जैसा, जहां पे तुलना की जाती है के जैसा, के समान, के तुल्य, तो वहां पे क्या होता है बेटा, उपमा अलंकार। क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे कोटि कुलिस मतलब कि तुम्हारा एक एक कड़वा, एक एक वचन के कैसा है, हजारों कड़वे वचनों के बराबर है एक वचन, ठीक है ना। एक जो तुम बोल रहे हो वो किसके समान है, हजार कड़वों वचनों के समान है एक वचन। समझ आया आपको। तो यहाँ पे दो अलंकार हुए, एक तो अनुप्रास अलंकार और दूसरा कौन सा हुआ बेटा, दूसरा हुआ बेटा उपमा अलंकार। क्लियर है। चलिए एक और बताइए, तुम तो कालू हाथ जानू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। अगर समझ नहीं आता तो अगली क्लास में फिर से डिस्क्राइब करूंगा। इसको कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार निहित है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है आज। होमवर्क में क्या है, देखिए, तुम तो कालू हाक जानू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। इसको, इसमें कौन सा अलंकार निहित है और ये अलंकार कौन सा इसमें है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा इस चीज का, ठीक है बच्चों। शाबाश। चलिए बच्चों, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। एक प्रश्न है, श्री राम के धनुष टूटने पर की बात बताने पर परशुराम क्रोधित क्यों हो उठते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि परशुराम किसके परम भक्त हैं, शिव के। शिव के धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछना है कि परशुराम के क्रोध होने का मूल कारण क्या है। परशुराम के क्रोधित होने का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण क्या है, मूल मतलब कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है कि शिव के धनुष के टूटना। शिव के धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। किसने कहा कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा होगा वो तुम्हारा एक दास होगा। ये पंक्तियां किसने कही, तो किसने कही बच्चों, ये पंक्ति कही है राम ने, श्री राम ने पंक्ति कही है। कौशिक, कौशिक एक शब्द है। कौशिक यहाँ पे किसको कहा गया है, कौशिक किसको कहा गया है, विश्वामित्र को। किसको कहा गया है बेटा, विश्वामित्र को। गाहदीसु, गाहदीसु किसको कहा गया है, गाहदीसु किसको कहा गया है, किसको कहा गया बेटा, गाहदीसु कहा गया है परशुराम को नहीं, गाहदीसु कहा गया है विश्वामित्र को। गाहदी मतलब गाहदीसु मतलब कि पुत्र, गाहदी के पुत्र, गाहदी के जो पुत्र है वो कौन है, वो है बेटा विश्वामित्र। भृगसुत कौन है, भृगसुत। देखिए आपके चैप्टर में ये शब्द आए हैं, तभी उनसे संबंधित उन शब्दावलियों को आपके बीच में रख रहा हूं। भृगसुत बताइए, भृगसुत कौन है। भृगसुत है बेटा भृग का सुत, सुत मतलब कि बेटा। भृग का बेटा कौन है इसमें, भृग का बेटा है परशुराम। भृग का बेटा कौन है, परशुराम। समझ आया। भानुवंश से कौन है, भानुवंश, भानुवंश। भानु क्या होता है, सूर्य। वंश मतलब कि वंश, सूर्य वंश से कौन है, राम और लक्ष्मण। सूर्यवंश से कौन है, राम और लक्ष्मण। और भृगवंशी कौन है, भृगवंशी, भृगवंशी। भृगवंशी कौन है, भृगवंशी है बेटा परशुराम। क्योंकि भृग कौन है बेटा, भृग है परशुराम के पिता। कौन है बेटा, परशुराम के पिता। तो इसलिए वे भृगवंशी की, भृग के वंश के हैं, परशुराम के पिता के वंश के हैं। समझ आया। भृगसुत मतलब कि भृग का बेटा कौन है, परशुराम है। क्लियर है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। कौशिक कौन है, विश्वामित्र है। गाहदीसु, गाहदीसु कौन है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र के पिता का क्या नाम है, गाहदी। क्या है, गाहदी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा। कुछ हमने प्रश्नों का अभ्यास किया है। ऐसे ही ये आपको सब बेटा जितने आज आपको प्रश्न कराए गए हैं, इससे अतिरिक्त प्रश्न और जितना भी अभ्यास कार्य है पार्ट 2 का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स में सारे क्वेश्चंस की और आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से अपने पीडीएफ नोट्स को उठाइए और अपने जो भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की पीडीएफ नोट्स अगर आपको मदद चाहिए वो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के बता आप वहां से ले सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ओके, देखते रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।